हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सब। नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम साहब। आप देख रहे हैं दोस्तों एग्ज़ाम पार अब की बार यूट्यूब चैनल, और मैं हूं विनोद फौजदार। आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। साथ ही आपसे निवेदन करता हूं कि आप अभी तक हमारे परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो हमारे परिवार का एक हिस्सा बन जाइए, हमारे यूट्यूब परिवार का हिस्सा बने। इस लाल बटन जो दी रखी है वीडियो के नीचे सब्सक्राइब वाली, इस पर आप क्लिक करें, इसे सब्सक्राइब करें और बगल में दी हुई घंटी वाली बटन पर भी क्लिक करें, जिससे कि हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब भी करें। आइए शुरू करते हैं, पहुँचते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों, आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के 6वीं क्लास की हमारा राजस्थान नामक किताब का अध्ययन कर रहे हैं। और इस किताब के अंदर आज हम पूरा इतिहास और कला संस्कृति को पढ़ेंगे, जो सिर्फ 45 मिनट के अंदर ही पूरी क्लास का रिवीजन हो गया। पूरी क्लास का रिवीजन हो जाएगा और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये नहीं है कि अपन ने इंपॉर्टेंट लिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इसमें से, पूरी क्लास का रिवीजन हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। कक्षा 6 की हमारा राजस्थान बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, किताब है, इसको अवश्य आप पढ़ें। सिर्फ 45 मिनट में पूरी क्लास का रिवीजन, पूरा इतिहास और कला संस्कृति का रिवीजन हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इस पार्ट का, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। अगला क्वेश्चन, भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान कितना है? तो 10.41% भूमि है भारत के पास, राजस्थान के पास भारत के क्षेत्रफल के। अगला है, राजस्थान भारत के किस दिशा में स्थित है? तो राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। राजस्थान भारत की तुलना में उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है, जबकि एशिया महाद्वीप में भारत की स्थिति दक्षिणी हिस्से में है। राजस्थान की अक्षांशीय विस्तार कितना है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक है। और राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट तक है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तक की कुल लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर है। राजस्थान के पूर्व से पश्चिम की कुल चौड़ाई कितनी है? 869 किलोमीटर है। राजस्थान में कुल जिलों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में 33 जिले हैं राजस्थान में। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, जो कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 11.22% भाग है। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो धौलपुर है, जो सबसे पूर्व की राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला भी है धौलपुर। और जैसलमेर राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला है, जबकि सबसे उत्तरी जिला गंगानगर है और सबसे दक्षिणी जिला बांसवाड़ा है। राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त कहाँ होते हैं? सबसे पहले राजस्थान में सूर्योदय और सूर्यास्त जो होते हैं वो धौलपुर में होते हैं। सबसे पहले सूर्योदय और सबसे पहले सूर्यास्त भी। यस, अगला पढ़ते हैं। तेरहवां पॉइंट, जयपुर संभाग में कुल जिलों की संख्या कितनी है? तो जयपुर संभाग में कुल 5 जिले हैं। जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर और झुंझुनू। जोधपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? जोधपुर संभाग में 6 जिले हैं। जोधपुर, पाली, जालौर, सिरोही, बाड़मेर और जैसलमेर। बीकानेर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? 4 जिले हैं बीकानेर संभाग में, तो बीकानेर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़। अजमेर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? तो अजमेर संभाग में 4 जिले हैं, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और नागौर। कोटा संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? कोटा संभाग में भी 4 जिले हैं, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। उदयपुर संभाग में कितने जिले हैं? उदयपुर संभाग में 6 जिले हैं, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। भरतपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? तो भरतपुर संभाग में भी 4 जिले हैं, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाईमाधोपुर। राजस्थान की सीमा कितने राज्यों के साथ मिलती है? तो राजस्थान की सीमा जो है 5 राज्यों के साथ मिलती है। वो 5 राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। नेक्स्ट है
राज्य की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? तो राज्य की कुल स्थलीय सीमा 5,920 किलोमीटर है, जिसमें 5 पड़ोसी राज्य और पाकिस्तान की सीमा भी लगती है। राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा किस राज्य से लगती है? तो सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है राजस्थान की। राजस्थान के साथ सबसे छोटी सीमा किस राज्य की लगती है? सबसे छोटी सीमा पंजाब राज्य की लगती है। राजस्थान की सीमा किस देश के साथ लगती है? तो पाकिस्तान के साथ लगती है। पाकिस्तान एकमात्र देश है जो राजस्थान की सीमा लगती है, इससे 1070 किलोमीटर की सीमा बनाता है। भारत और पाकिस्तान की सीमा को किस नाम से जाना जाता है? तो ये रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत और पाकिस्तान कहो या भारत और राजस्थान की सीमा भी रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। किस संभाग में सर्वाधिक जिले आते हैं? तो जोधपुर और उदयपुर, ये 2 संभाग हैं जिनमें 6 जिले आते हैं। बाकी किस संभाग में 5 जिले आते हैं? तो जयपुर संभाग में 5 जिले आते हैं, जोधपुर और उदयपुर में 6 आते हैं और बाकी चारों संभागों में 4 जिले आते हैं। दूसरा पाठ है जिसका नाम है राजस्थान का इतिहास। तो इसका पहला क्वेश्चन है, प्राचीन समय में राजस्थान विभक्त था, जनपद और अंचलों में विभक्त था। प्राचीन समय में जो राजस्थान था वो जनपद और अंचलों में विभक्त था। राजस्थान के किस भाग को मरु प्रदेश के नाम से जाना जाता था? तो मरु प्रदेश के नाम से जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, गंगानगर, बाड़मेर के कुछ क्षेत्र को जाना जाता था। मरु प्रदेश की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो मरु प्रदेश की जानकारी हमें प्राचीन ग्रंथों से मिलती है। जो ग्रंथ हैं, ऋग्वेद है, रामायण है, महाभारत है, चरक संहिता है, इनसे हमें प्राचीन ग्रंथों की जानकारी मिलती है। आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र कौन सा था? आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र कौन सा था? आर्य सबसे पहले कहाँ आके रहे थे? तो आर्य शुरुआत में मरु क्षेत्र के अंदर आके रहे थे। मरु प्रदेश इनका प्रारंभिक जनतंत्र था आर्यों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगल प्रदेश का क्षेत्र कौन सा माना जाता है? तो वर्तमान में जो बीकानेर आता है, नागौर आता है और कुछ हिस्सा जोधपुर का था, ये भाग जो है जंगल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। जंगल प्रदेश की राजधानी कौन सी थी? तो जंगल प्रदेश की राजधानी अहि छत्रपुर है। अहि छत्रपुर को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो वर्तमान में नागौर के नाम से जाना जाता है। ये अहि छत्रपुर जो कि जंगल प्रदेश की राजधानी था। यादव वंश के बलराम और कृष्ण द्वारिका जाते समय पर किस क्षेत्र से होकर गुजरे थे? तो द्वारिका जब गए थे ये मथुरा को छोड़ के, उस समय पर ये जंगल प्रदेश से होकर निकले थे। जंगल प्रदेश जिसकी राजधानी अहि छत्रपुर है, वहाँ होके ये कृष्ण बलराम अपने यादव कुल के साथ में निकले थे। कौन से जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? ऋग्वेद एक प्राचीन वेद है, प्रथम वेद है। इस प्रथम वेद ऋग्वेद में किसका उल्लेख मिलता है? किस जनपद का उल्लेख मिलता है? तो ये राजस्थान के मत्स्य जनपद का उल्लेख मिलता है, जो कि मत्स्य जनपद जयपुर और अलवर के बीच में बसा हुआ था। विराटनगर इसकी राजधानी थी। महाभारत काल में मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? विराटनगर है, अभी बताया। मत्स्य जनपद वर्तमान में किस क्षेत्र को जाना जाता है? तो ये अलवर और जयपुर के मध्य का भाग था। मत्स्य जनपद का वर्णन किस यात्री ने किया था? तो मत्स्य जनपद का वर्णन जो किया था वो चीनी यात्री युवान चांग ने किया था। युवान चांग ने अपनी पुस्तक में जो भारत की यात्रा का वर्णन किया था, उसमें मत्स्य जनपद का भी वर्णन मिलता है। राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर, करौली भूभाग को किस नाम से जाना जाता था? तो ये सूरसेन जनपद के अंतर्गत आते थे और शूरसेन क्षेत्र इन्हें कहा जाता था। शूरसेन की राजधानी मथुरा थी। किस यूनानी शासक ने शूरसेन का उल्लेख किया है? तो यूनानी लेखक सिकंदर ने शूरसेन जनपद का वर्णन किया है। कौन सी प्रशस्ति में शूरसेन नामक राजवंश की जानकारी मिलती है? तो बयाना प्रशस्ति के अंदर शूरसेन राजवंश की जानकारी मिलती है। सिकंदर के आक्रमण के समय पंजाब से कौन सी जातियां राजस्थान में आके बस गई थीं? तो पंजाब से कुछ जातियां आई थीं जो राजस्थान में आके बसी थी। वो थी मालव थी, शिवी थी, अर्जुनायत थी। मालव प्रदेश के अंदर बसी थी, जो टोंक और जयपुर का क्षेत्र आता है वहाँ आके बसे थे। बाद में फिर ये हड़ौती तक पहुँच गए थे। शिवी जो थे वो उदयपुर के आसपास के पूरे क्षेत्र में बसे थे और अर्जुनायत थे ये भरतपुर और अलवर के क्षेत्र में आके बसे थे। वर्तमान में राजस्थान के कौन से क्षेत्र पर शिवी जाति का आधिपत्य स्थापित किया गया था? यानी कि वर्तमान के राजस्थान में ऐसा हो गया। वर्तमान के राजस्थान में कौन कौन से क्षेत्र में शिवी जाति का आधिपत्य था? तो उदयपुर के पूर्वी भाग, उदयपुर के पश्चिमी भाग, उदयपुर के उत्तरी भाग,
यानी कि उदयपुर के पूर्व, पश्चिम और उत्तर में शिवी जाति का आधिपत्य था, दक्षिण में नहीं था, क्योंकि दक्षिण में गुजरात आ जाता है। हम राजस्थान की बात कर रहे हैं। इस क्षेत्र के को किस नाम से जाना जाता था? इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? इस क्षेत्र से मतलब है उदयपुर क्षेत्र को। उदयपुर का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? शिवी जनपद के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवी जनपद की राजधानी कौन सी थी? तो शिवी जनपद की जो राजधानी थी वो माध्यमिका के नाम से जानते थे। माध्यमिका के अवशेष कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो चित्तौड़ के पास एक नगरी गांव है, वहाँ से अवशेष प्राप्त होते हैं। एक नगरी टोंक के अंदर और है, वो नगरी अलग है, और चित्तौड़ का जो नगरी गांव है वो अलग है। और यूं तो एक नगर कस्बा भरतपुर में भी है, वो बिल्कुल अलग है। चित्तौड़ के क्षेत्र को अन्य किस नामों से जाना जाता था? तो चित्तौड़ क्षेत्र को अन्य नाम से जाना जाता था। एक तो मेदपात कहते थे इस क्षेत्र को, मेदपात के नाम से जानते थे, या प्रागवाट के नाम से जानते थे। राजस्थान के भरतपुर और अलवर में किस जाति का आधिपत्य स्थापित किया था? तो अर्जुनायत जाति जो पंजाब से आके रही थी, वो राजस्थान के भरतपुर और अलवर के क्षेत्र में आके बसे थे। ये कब आके बसे थे? ये बसे थे सिकंदर के आक्रमण से त्रस्त होकर ये पंजाब छोड़ के आ गए थे और यहाँ आके बस गए थे, राजस्थान में आके बस गए थे। मालवों की शक्ति का केंद्र कौन सा था? नगरी जगह थी जो टोंक के अंदर आती है। ये नगरी टोंक के अंदर है, और अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी वो नगरी चित्तौड़ में थी। मालवों की विजय का अभिलेख कहाँ मिलता है? तो नांदसा है भीलवाड़ा के अंदर, उसके अंदर मालवों की विजय का अभिलेख मिलता है, जो कि यूप अभिलेख कहलाता है। यूप अभिलेख है। इस आक्रमण से जनपद व्यवस्था समाप्त हो गई थी। 5वीं सदी में हुणों के आक्रमण से जनपद व्यवस्था समाप्त हो गई थी। हुणों का आक्रमण हुआ था 5वीं सदी में, तो राजस्थान की जो जनपद व्यवस्था थी वो समाप्त हो गई थी। जनपद के पतन का वर्णन कहाँ मिलता है? बृहद संहिता में नामक ग्रंथ से मिलता है जनपदों के पतन का विवरण। जनपदों की समाप्ति के बाद यह क्षेत्र अलग अलग नामों से जाना जाने लगा था। जैसे किसी जगह को मेवाड़ कहने लगे थे, बंगड़ कहने लगे थे, मारवाड़ कहने लगे थे, हाड़ौती, ढूंढाड़ी, मेवाती, इस तरह के नामों से जाना जाने लगा था क्षेत्र को। पहले हम अलग अलग जनपदों के नाम से जानते थे। जो जनपद हमारे थे, जैसे सूरसैनी जनपद था, मत्स्य जनपद था, योद्धेय जनपद था, योद्धेय भी था एक क्षेत्र, जो कि गंगानगर और हनुमानगढ़ का क्षेत्र था, वो योद्धेय क्षेत्र, योद्धेय कहलाता था, बड़े योद्धेय क्षेत्र कहलाता था। इसके अलावा शिवी जनपद था। ये सारे जनपद हमारे समाप्त हो गए थे हुणों के आक्रमण से, ऐसा बृहद संहिता में वर्णन मिलता है। और उसके बाद फिर अलग अलग नामों से अलग अलग क्षेत्रों को जाना जाने लगा। मेवाड़, बंगड़, मेवाड़ उदयपुर का क्षेत्र कहलाने लगा, बंगड़ जयपुर का क्षेत्र, मारवाड़ जोधपुर का क्षेत्र, हाड़ौती कोटा बूंदी का क्षेत्र, ढूंढाड़ जयपुर का क्षेत्र था। बंगड़ जो था वो उदयपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? तो मेवाड़ के नाम से जाना जाता था, प्राचीन जी से जनपद जो था। मेवाड़ की कुल कितनी राजधानियाँ थी? बहुत अच्छी क्वेश्चन है। मेवाड़ की कुल कितनी राजधानियाँ थी? तो 7 राजधानियों का जिक्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब में मिलता है कि मेवाड़ की 7 राजधानियाँ थीं। वो 7 कौन कौन सी थी? नागदा थी, आहड़ थी, नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़, कुंभलगढ़, चंबड़ और उदयपुर। राजस्थान के कितने क्षेत्र वंगड़ के नाम से जाने जाते थे? तो कुल मिला के 2 क्षेत्र थे जो वंगड़ के नाम से जाने जाते थे। पिलानी के पास नरहड़ क्षेत्र को क्या कहा जाता था? पिलानी के पास नरहड़ नाम का क्षेत्र था, इसको भी वांगड़ कहते थे हम। मरु प्रदेश को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो मरु प्रदेश को वर्तमान में मारवाड़ के नाम से जाना जाता है। मंडौर पर 7वीं शताब्दी तक किसका शासन था? मंडौर पर 7वीं शताब्दी तक गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था, और 7वीं शताब्दी के बाद राठौरों का अधिकार हो गया था। कोटा बूंदी का क्षेत्र वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? हाड़ौती के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जिसमें कोटा बूंदी, बड़ा और झालावाड़ 4 जिलों के क्षेत्र आता है। कोटा बूंदी का प्राचीन काल किस जनजाति शासन का था? प्राचीन में कोटा पर मीणा जनजाति का शासन हुआ करता था। और बूंदी का नाम किस शासक के नाम पर हुआ था? तो बूंदी का नाम बूंदा मीणा के नाम पर हुआ था। बूंदा मीणा बूंदी का शासक था, उसने ही बूंदी बसाई थी। जयपुर के आसपास का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? जयपुर के आसपास के क्षेत्र को ढूंढाड़ कहते हैं। कछवाहा वंश
पहले यहाँ कछवाहा वंश से पहले यहाँ किसका शासन था? कछवाहा वंश से पहले ढूंढाड़ क्षेत्र में यानी कि जयपुर के क्षेत्र में मीणा और बड़ गुर्जरों का शासन था। बाद में कछवाहों ने इनको परास्त करके अपना राज्य ढूंढाड़ क्षेत्र में बनाया था। अलवर और भरतपुर का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? अलवर भरतपुर के क्षेत्र को मेवात का क्षेत्र कहते थे। मेवात क्षेत्र में किस जनजाति का आधिपत्य था? तो मेवों का आधिपत्य था। यहाँ पे नाम से जाहिर हो रहा है मेवों का आधिपत्य था। मेव जाति का प्रसिद्ध नायक कौन था? तो मेव जाति का प्रसिद्ध नायक था हसन खां मेवाती। ये हसन खां मेवाती जो है खानवा भरतपुर के युद्ध में राणा सांगा की ओर से युद्ध किया था। इसने राणा सांगा की तरफ से युद्ध करते हुए मारा गया था बाबर के खिलाफ। हसन खां मेवाती किस युद्ध में राणा सांगा की ओर से लड़ा था? तो ये खानवा के युद्ध में लड़ा था। प्रतापगढ़ को किस नाम से जाना जाता है? कंठल के नाम से जाना जाता है। प्रतापगढ़ को कंठल के नाम से जाना जाता है। मालवा क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? झालावाड़ क्षेत्र को मालवा के नाम से जाना जाता है। मैं गलत पढ़ गया। झालावाड़ क्षेत्र को मालवा के नाम से जाना जाता है। शेखावाटी क्षेत्र में कौन कौन सा क्षेत्र आता है? तो शेखावाटी में झुंझुनू, चीरू, झुंझुनू, सीकर और चूरू 3 जिले आते हैं। ब्यार नहीं है, ये ब्यावर है। ब्यावर और अजमेर क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे मेरवाड़ा के नाम से जानते हैं। ये मेरवाड़ा कहलाता है ये क्षेत्र। पहला क्वेश्चन है इतिहास जानने के स्रोत कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इतिहास जानने के स्रोतों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक है पुरातात्विक और दूसरा है साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल के अवशेष जिससे हमें स्थान एवं घटनाओं के संदर्भ में समझने में सहायता मिलती है, सहयोग मिलता है, वो कहलाते हैं पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं। यानी कि प्राचीन अवशेष जिससे हमें स्थान और घटना, 2 शब्द हैं, स्थान और घटनाओं के संदर्भ में जानकारी मिलती है, समझने में सहयोग मिलता है, वो सभी स्रोत हमारे पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं। ये पुरातात्विक स्रोत थे जैसे उत्खनन से मिलते थे, उत्खनन, मुद्रा, मृदभाण या ताम्रपत्र, इस तरह के, और स्मारक हैं, छतरी हैं, ये सारी चीज़ें, कुएं, बावड़ी, ये सारी चीज़ें, इनसे हमें ये सब पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, प्रतिहारों की जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है? तो प्रतिहारों की जानकारी हमें घटियाला अभिलेख से मिलती है। चौहान वंश के इतिहास की जानकारी हमें किससे मिलती है? तो इतिहास इसकी विजौलिया अभिलेख, विजौलिया शिलालेखों से मिलती है, विजौलिया अभिलेखों से मिलती है, शिलालेखों से मिलती है। रावल समर सिंह के युग की जानकारी हमें किससे मिलती है? तो चीरवा के शिलालेख से मिलती है। जयानक द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय महाकाव्य से किस वंश की जानकारी मिलती है? तो चौहानों की जानकारी मिलती है। देखिए इस लाइन में 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि जयानक द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय, यानी कि पृथ्वीराज विजय के रचयिता कौन है? तो जयानक है। और इस पृथ्वीराज विजय से हमें किस चीज़ की जानकारी मिलती है? तो पृथ्वीराज विजय से हमें चौहानों के वंश की जानकारी मिलती है। हमीर महाकाव्य किसकी रचना है? तो नयन चंद सूरी की रचना है हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य से हमें जानकारी मिलती है। हमीर महाकाव्य से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो चौहान वंश की जानकारी मिलती है। इसके साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी की रणथंभ और विजय की भी जानकारी हमें इससे मिलती है। नेक्स्ट है पश्चिमी भारत की यात्रा किसकी रचना है? पश्चिम भारत की यात्रा किसकी रचना है? ये कर्नल जेम्स टॉड की है। नेक्स्ट, वंश भास्कर किसकी रचना है? तो सूर्यमल मिश्र की है वंश भास्कर रचना। वीर विनोद किसकी रचना है? तो ये श्यामल दास की है, महाकवि श्यामल दास की रचना है वीर विनोद। और मारवाड़ राज्य के इतिहास की रचना किसकी है? तो ये विश्वेश्वर नाथ की है। विश्वेश्वर नाथ की रचना है मारवाड़ राज्य का इतिहास, विश्वेश्वर नाथ ने लिखी है। विश्वेश्वर नाथ से हमें इसकी जानकारी मिलती है। राजस्थान में प्रस्तर युग का अवशेष किन नदियों के किनारे प्राप्त होते हैं? तो प्रस्तर युग कहते हैं पत्थर के युग को, यानी कि पाषाण युग को, जो उस समय पत्थर के हथियार थे, पत्थर के ही औजार बनाए जाते थे, उस समय को प्रस्तर युग कहते हैं। तो राजस्थान में प्रस्तर युग के अवशेष किस नदियों के किनारे पर मिलते हैं? तो ये बनास नदी के किनारे पर, गंभीर नदी के, बिड़च नदी के किनारे पर और चंबल नदी के किनारे पर मिलते हैं। बनास, गंभीर, बिड़च और चंबल नदी के किनारे पर। ये बना लग गया है, बनास है। नेक्स्ट,
धातुओं में मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था? तो तांबा धातु का उपयोग किया था। मानव ने सर्वप्रथम तांबे का उपयोग करना स्टार्ट किया था। राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष जो है कालीबंगा, गणेश्वर और आहड़ सभ्यताओं से प्राप्त होते हैं। कालीबंगा से, गणेश्वर से और आहड़ सभ्यता से। नेक्स्ट है, राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त होते हैं? क्वेश्चन रिपीट हो गया है। कालीबंगा, गणेश्वर और आहड़ से। कालीबंगा सभ्यता किस नदियों के किनारे पे स्थित थी? तो कालीबंगा सभ्यता जो थी दृष्टवती और सरस्वती नदी के किनारे पे थी, जिसका बाद में नाम घग्गर नदी से भी जाना जाता था। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो कालीबंगा सभ्यता की खोज अमलानंद घोष ने की थी। कालीबंगा सभ्यता का राजस्थान के किस जिले से संबंधित था? तो ये हनुमानगढ़ जिले से संबंधित था कालीबंगा सभ्यता। अमलानंद घोष की सभ्यता की पहचान के बाद कालीबंगा से उत्खनन करने वाले कौन थे? के बाद उत्खनन करने वाले कौन थे? यानी कि अमलानंद घोष ने सभ्यता की पहचान करी और इसके बाद उत्खननकर्ता कौन थे? तो इसके बाद उत्खननकर्ता थे डॉक्टर बीबी लाल और बी के थप्पड़, ये उत्खननकर्ता थे। कालीबंगा सभ्यता वर्तमान में किस नदी के किनारे है? तो वर्तमान में कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी के किनारे पर। कालीबंगा में नालियाँ किसकी बनी होती थी? तो नालियाँ कालीबंगा में लकड़ी और ईंटों से बनी हुई होती थी कालीबंगा के अंदर। नेक्स्ट है, कालीबंगा में मकान बनाने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता था? तो कालीबंगा में ईंटों का उपयोग किया जाता था मकान बनाने के लिए। कालीबंगा में अग्नि वेदिका कहाँ पर बनी हुई थी? तो कालीबंगा सभ्यता के अंदर अग्नि वेदिका मिली है, जो कहाँ पर बनी हुई होती थी? ये घर के बाहर चबूतरे पर बनी हुई होती थी, चबूतरे पर पाई है। कालीबंगा की नगर नियोजन व्यवस्था किस सभ्यता के समान थी? तो ये सिंधु सभ्यता के समान थी, इसलिए इस सभ्यता को सिंधुकालीन सभ्यता भी कहते हैं। सिंधुकालीन सभ्यता है कालीबंगा की जो सभ्यता है। कालीबंगा से प्राप्त नगरों में कृषि कहाँ की जाती थी? नगर से बाहर, नगर की चारदीवारी से बाहर की जाती थी कृषि। आज भी जैसे हम गाँव से बाहर खेत करते हैं, उसी तरह से यहाँ पर कालीबंगा में नगरों से बाहर खेत किए जाते थे खेती। गाय के मुख वाले काले प्याले किस सभ्यता से प्राप्त हुए? गाय के मुख के समान काले रंग के प्याले जो कालीबंगा से मिले हैं हमें। तांबे के बैल की मूर्तियां भी कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। और कांसे का दर्पण किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है? ये भी कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। किस सभ्यता से हमें हाथी के दांत के बनाए हुए कंगा प्राप्त हुआ है हाथी के दांत का? तो कालीबंगा से ही प्राप्त हुआ है। कालीबंगा सभ्यता का विनाश किस कारण से हुआ था? यहाँ पे नदियों में पानी आना सूख गया था, नदियों का पानी सूख गया था और मरुस्थल के बढ़ने के कारण इस सभ्यता का विनाश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयपुर के धूलकोट का संबंध किस सभ्यता से है? तो आहड़ सभ्यता से है। उदयपुर के धूलकोट का संबंध आहड़ सभ्यता से है। किस स्थान को पहले ताम्रवती के नाम से जाना जाता था? तामावती नहीं है, ताम्रवती, यानी कि किस स्थान को पहले ताम्रवती के नाम से जाना जाता था? तो धूलकोट को पहले ताम्रवती के नाम से जाना जाता था। धूलकोट की दीवारें किस से बनी होती थी? तो धूलकोट की दीवारें पत्थर और मिट्टी की बनी हुई होती थी। किस सभ्यता में मकानों से हमें 6 चूल्हे प्राप्त हुए हैं? किस सभ्यता में एक मकान से हमें 6 चूल्हे प्राप्त हुए हैं? तो ये आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए। एक परिवार में 6 चूल्हों का मिलना किस बात का प्रतीक था? तो ये सामूहिक परिवार का प्रतीक था कि परिवार उस समय सामूहिक रहा करते होंगे। कौन सी सभ्यता जहाँ उच्च कोटि के चावल उत्पन्न किए जाते थे? तो ये भी आहड़ सभ्यता के अंदर किए जाते थे। उच्च कोटि के चावलों का उत्पादन होता था वो आहड़ सभ्यता के अंदर होता था। आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए चूल्हे किस प्रकार के थे? भट्टी नुमा आकार के थे। कौन से स्थल के निवासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे? तो आहड़ सभ्यता के निवासी ही बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, आहड़ सभ्यता से प्राप्त मिट्टी के बर्तन किस रंग से रंगे हुए थे? तो लाल रंग में रंगे थे मिट्टी के बर्तन जो थे आहड़ सभ्यता से जो प्राप्त हुए थे। राजस्थान के किस सभ्यता स्थल में 26 किस्म की मणि तथा 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई हैं? तो आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुई हैं। यानी कि आहड़ सभ्यता से हमें 26 किस्म की मणि मिली हैं, 26 तरह की मणि, 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई हैं। धूलकोट के विध्वंस के बाद यहाँ के लोगों ने कौन से नए नगर की स्थापना की? नए नगर में आए तो गिलुंड और भगवानपुरा बसाए।
धूलकोट के विध्वंस के बाद। उदयपुर की वल्लभ तहसील का बालाथल किस सभ्यता से संबंधित है? तो ये ताम्रपाषाण सभ्यता से संबंधित है, ताम्रपाषाण कालीन आहड़ सभ्यता से संबंधित है। उदयपुर का वल्लभ तहसील का बालाथल, उदयपुर की वल्लभ तहसील का बालाथल जगह जो है वो ताम्रपाषाण कालीन आहड़ सभ्यता से संबंधित है। किस सभ्यता स्थल से 11 कमरों का एक बड़ा भवन एवं दुर्ग जैसे चिन्ह प्राप्त हुए हैं? तो बालाथल से प्राप्त हुए हैं। बालाथल में ताम्र सभ्यता के अलावा और किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं? तो लोहकालीन सभ्यता के भी अवशेष प्राप्त होते हैं बालाथल से। लोहा गलाने की भट्टियां कहां से प्राप्त हुई हैं? तो बालाथल से प्राप्त हुई हैं लोहा गलाने की भट्टियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैराठ जयपुर के अलावा किस स्थान से बुने हुए वस्त्रों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं? तो बालाथल से बुने हुए वस्त्रों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बुने हुए वस्त्रों के अवशेष गणेश्वर से भी प्राप्त हुए हैं। हाथ से बुने वस्त्रों के अवशेष गणेश्वर से भी प्राप्त हुए। 35वां क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? तो सीकर जिले की नीम का थाना तहसील में गणेश्वर नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। गणेश्वर सभ्यता को किस नाम से जाना जाता था? तो ताम्र संचित संस्कृति के नाम से इसको जाना जाता था। नेक्स्ट है, गणेश्वर से कौन से तांबे का उपकरण पश्चिम तथा मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था? यानी कि गणेश्वर सभ्यता से तांबे का कौन सा उपकरण था जो पश्चिमी विश्व में यानी कि पश्चिमी देशों में और मध्य एशिया के अंदर निर्यात किया जाता था? तो वो था दोहरी परतदार शिरा वाली तांबे की पिन। दोहरी परतदार सिरे वाली तांबे की पिन निर्यात की जाती थी यहां से, ऐसा सबूत मिला है। गणेश्वर सभ्यता से कितने प्रकार के मिट्टी के पात्र पाए जाते थे? 2 प्रकार के मिट्टी के पात्र पाए गए गणेश्वर सभ्यता में। लोहकालीन पुरातात्विक स्थल राजस्थान के कौन कौन से थे? तो लोहकालीन पुरातात्विक स्थल राजस्थान के जो थे वो बैराठ था, शांभर था, बागौर था, रेड आदि थे। यानी कि बैराठ, शांभर, बागौर और रेड आदि स्थल लोहकालीन सभ्यता के थे। बैराठ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये जयपुर जिले में पड़ता है बैराठ जो है। इसे उस समय पर विराट नगर के नाम से जानते थे बैराठ को, वर्तमान बैराठ को। बीचक की पहाड़ियां और भीम डोंगरी का संबंध किस स्थान से है? तो बैराठ से है। बीचक की पहाड़ियां और भीम डोंगरी का संबंध जो है वो बैराठ सभ्यता से है। महाभारत काल में बैराठ किस नाम से जाना जाता था? तो इसको विराट नगर के नाम से जाना जाता था, जैसे अभी बताया। महाभारतों ने 1 वर्ष का अज्ञातवास का समय कहाँ बिताया था? तो विराट नगर में बिताया था। राजस्थान में मौर्य काल का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो बैराठ प्रमुख केंद्र था राजस्थान में मौर्य काल का। किस स्थान से अशोक के भब्रू शिलालेख एवं बौद्ध मठों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये बैराठ से प्राप्त हुए हैं। बैराठ शिलालेख कहिए या भाब्रू शिलालेख कहिए, एक ही बात है। भाब्रू शिलालेख को ही बैराठ शिलालेख कहा जाता है। बैराठ शिलालेख और बौद्ध मठ के अवशेष जो प्राप्त हुए हैं ये बैराठ से प्राप्त हुए हैं। राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से एक कमरे में 36 चांदी की मोहरें प्राप्त हुई हैं, 36 चांदी की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? तो ये बैराठ से प्राप्त हुई हैं। एक कमरे से 36 चांदी की मुद्राएं बैराठ से प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट, 36 चांदी की मुद्राओं में से कितने भारतीय यूनानी शासकों की मुद्राएं थीं? तो 28 मुद्राएं भारतीय यूनानी शासकों की थीं 36 में से जो पाई थी। 36 चांदी की मुद्राओं में से कितनी मुद्राएं पंचमार्क हैं? पंचमार्क अंकित है कितनी मुद्राओं पर? तो वो 8 मुद्राओं पर अंकित था। कहाँ की खुदाई में स्वास्तिक, ये गलत लिख गया है, कहाँ की खुदाई में स्वास्तिक तथा त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े, त्रिरत्न, 3 रत्न के 3 रत्नों वाले चक्र, त्रिरत्न चक्र के चिन्ह से युक्त अलंकृत घड़े एवं स्वास्तिक, दीपक, नाचता हुआ पक्षी, पत्थर की संदूक, लोहे की कील और हाथ से बने हुए वस्त्र प्राप्त हुए हैं? तो ये बैराठ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, यस, राजस्थान में
इसके अलावा और भी कुछ सभ्यताएं हैं, वो हैं राजस्थान में भीलवाड़ा जिले में बांगौर, भीलवाड़ा जिले में बागौर, उजियाना, बागौर और उजियाना, दो जगह पे सभ्यताएं मिली हैं हमें, भीलवाड़ा जिले में बागौर और उजियाना। जयपुर जिले में स्थित शांभर और जोधपुरा, जयपुर जिले में शांभर और जोधपुरा। टोंक जिले में स्थित नगर और रेड, टोंक जिले में नगर और रेड। चित्तौड़ में नगरी, भरतपुर में नौह और दर, जालौर में भीनमाल, राजसमंद में पचमता और गिलुंड, राजसमंद में पचमता और गिलुंड। आदि सभ्यता स्थल पाषाण, ताम्र पाषाण तथा ताम्र लौहकालीन संस्कृतियों के मिले हैं। नेक्स्ट है गणेश्वर में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं, ताम्र उपकरण बहुतायत में मिले हैं। इसका कारण खेजड़ी में ताम्र भंडारों की निकटता रही होगी, क्योंकि खेजड़ी में तांबा बहुत मिलता है आज के डेट में भी, तो ताम्र भंडार हमें वहाँ पे बहुत मिले हैं गणेश्वर सभ्यता के अंदर। तो इनमें से प्रमुख औजार कौन कौन से हैं? वो हैं तांबे के उपकरण में बाण, तांबे के उपकरणों में बाण, छेनी, मछली पकड़ने के कांटे, उस तरह के फलक, अंगूठियां आदि प्रमुख रूप से प्राप्त हुई हैं। तो ये हमारा पाठ था। इसमें ये देखो, ये एक नक्शा दिया हुआ है जो आपको दिख रहा होगा, शायद पूरा नहीं दिख रहा, तो इसे ऊपर नीचे करके देख लेना थोड़ा सा। इसमें राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के वो दिए हुए हैं कि कौन सी सभ्यता किस जिले में मिली थी, जैसे कालीबंगा, पीलीबंगा, ये क्या नाम है, रंग महल, बड़ापोल, ये सारी सभ्यताएं हनुमानगढ़ में मिली थी, गंगानगर हनुमानगढ़ के बीच में। सुनारी सभ्यता झुंझुनू में मिली थी, गणेश्वर सीकर में मिली थी, वैराट जयपुर में मिली थी, दर भरतपुर में मिली थी। इस तरह से ये सभ्यताएं दी हुई हैं। नगर, रेड और टोंक, रेड और नगर टोंक जिले में मिली थी। ये सारी सभ्यताएं दी हुई हैं। ये पूरा मैप आपके सामने है, आप इसको थोड़ा सा पॉज करके देख लेना। चलो, पाठ का नाम है आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप। इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, पर जो भी बने हैं वो क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ। पहला क्वेश्चन है, शासन शक्ति का सर्वोच्च केंद्र राजा होता था। इसमें राजा लिखना रह गया है, यहाँ पर राजा होता था। इस प्रकार का शासन क्या कहलाता था? तो राजशाही कहलाता था, इस तरह का शासन। अगला है, राजा द्वारा नियुक्त प्रमुख मंत्री कहलाता था, यहाँ कह शब्द और गया, कहलाता था, दीवान कहलाता था। सेना को वेतन देने एवं सेना के संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी किसकी होती थी? तो वक्ष की होती थी ये जिम्मेदारी जो है। राजा परगना में, राज्य परगनों में विभक्त था एवं परगने में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी होती थी? तो वो परगना अधिकारी की जिम्मेदारी होती थी शांति व्यवस्था बनाए रखना। यस, नेक्स्ट करते हैं। अरे चलो भाई, क्या हो रहा है? यस, पांचवा, राज्य की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? राज्य की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। नेक्स्ट है, जागीरदारी व्यवस्था रक्त संबंधों की कुलीन भावना पर आधारित थी, रक्त संबंधों की कुलीन भावना पर आधारित और सैनिक व्यवस्था पर थी, सैनिक व्यवस्था के ऊपर थी। नेक्स्ट है, जागीरदारी व्यवस्था को स्पष्ट एवं विकसित स्वरूप राजस्थान में कब से प्रारंभ हुआ था? तो राजस्थान में ये राजपूत शासकों के काल से प्रारंभ हुआ था। ऐसा कोई फिक्स इसका वो नहीं है प्रूफ कि इस तरह से हुआ, पर राजपूत शासकों के काल से स्पष्ट और विकसित व्यवस्था का जागीरदारी का स्वरूप स्टार्ट हो गया था।
मुगल काल में प्रचलित प्रशासनिक प्रणाली क्या थी? तो मनसबदारी प्रथा थी मुगल काल में जो प्रचलित थी वो। नेक्स्ट है 8वां, नमा, वह पत्र जिसमें राजा द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता था क्या कहलाता था? जागीरदारी कहलाता था। 10वां, राजा और जागीरदारी का संबंध स्वामी और सेवक का न होकर भाईचारे और सौहार्द पर निर्भर होता था। ये बातें मध्यकाल से पूर्व की। मध्यकाल से पूर्व तक राजा और जागीरदार का संबंध स्वामी और सेवक का न होकर भाईचारे पर आधारित था, लेकिन मुगल काल के दौरान ये धीरे धीरे शासक और जागीरदार का संबंध स्वामी और सेवक का होने लग गया था, स्वामी और सेवक का हो गया था। नेक्स्ट है 11वां, भारत के जनरल गवर्नर एवं प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे, भारत के जो प्रथम वायसराय थे वो। नेक्स्ट है 12वां, राजस्थान में प्रथम संविधान के लिए चुनाव कब हुआ? विधानसभा के लिए प्रथम चुनाव कब हुआ? राजस्थान में विधानसभा के लिए प्रथम चुनाव कब हुआ? तो 1952 ईस्वी में हुआ था प्रथम राजस्थान का विधानसभा चुनाव। राजस्थान में प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो टीकाराम पालीवाल राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। और एक लास्ट जानकारी और 14वां नंबर का, सन 1935 में भारत सरकार के अधिनियम जिसे 1 अप्रैल 1937 से लागू किया गया था, उसके द्वारा अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र के प्रशासन को अब विदेश राजनीतिक विभाग के स्थान पर गृह मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कर दिया गया था। पहले अजमेर मेरवाड़ा का जो क्षेत्र था वो केंद्र शासित प्रदेश था, जिस पर कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ब्रिटिश के ताज द्वारा, ब्रिटिश की संसद के अधीन विदेश और राजनीतिक विभाग था, उसका वो था जहाँ पर, और जनरल गवर्नर के आदेश चलते थे। जनरल गवर्नर का जो भी आदेश होता था वो मानना होता था। उसके स्थान पर इसको ट्रांसफर भारत सरकार के अंतर्गत कर दिया गया, गृह विभाग के अंतर्गत कर दिया गया। तो अब यहाँ पर गृह विभाग के आदेश और कानून चलने लग गए थे। केवल पहला क्वेश्चन, पूर्वी राजस्थान की भाषा की प्रतिनिधि बोली कितनी है? 4 बोली हैं। कौन कौन सी हैं? ढूंढानी, हाड़ौती, मेवाती और अहिरवाड़ी। पश्चिमी राजस्थान की प्रतिनिधि बोलियाँ कितनी हैं? वो भी 4 हैं, मारवाड़, मेवाड़, बागड़ी और शेखावाटी। एक्चुअली इसको राजस्थान को 2 भागों में विभाजित किया गया बोलियों की दृष्टि से, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान। अरावली से पश्चिम का राजस्थान और अरावली से पूर्व का राजस्थान। तो उस हिसाब से ये बोलियां बनाई गई हैं। तीसरा क्वेश्चन है, राजस्थान में गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो राजस्थान में गणगौर का त्यौहार चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। गण और गौर शब्द किसका सूचक है? शिव और पार्वती का सूचक है। सावन के महीने में मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? तो तीज का त्यौहार सावन के महीने मनाया जाता है। भादो माह में कृष्ण पक्ष की तीज को किस नाम से जाना जाता है? तो कजली तीज के नाम से जाना जाता है, या मातुड़ी तीज भी कहते हैं। मातुड़ी तीज या कजली तीज के नाम से जानते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, होली के 8वें दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो होली के 8वें दिन शीतलाष्टमी मनाया जाता है। जयपुर में शीतला माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो सील की डूंगरी पर जयपुर में मंदिर स्थित है शीतला माता का। तो उदयपुर में शीतला माता का प्रमुख मंदिर कहाँ पर है? तो बल्लभ नगर कस्बे में स्थित है। उदयपुर के अंदर बल्लभ नगर कस्बे में शीतला माता का प्रमुख मंदिर है। पुष्कर मेले का आयोजन किया जाता है कार्तिक मास की पूर्णिमा को। केला माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो करौली जिले में स्थित है केला माता का मंदिर। करौली से 20-21 किलोमीटर दूर है। केला माता के करौली स्थित मेले को कहा जाता है लक्की मेला कहा जाता है। केला माता का मेला आयोजित होता है तो चैत्र कृष्ण की द्वादशी से चैत्र शुक्ल द्वादशी तक 15 दिन का मेला लगता है। चैत्र कृष्ण द्वादशी से चैत्र शुक्ल द्वादशी तक। महावीर जी के मेले का आयोजन होता है चैत्र शुक्ल एकादशी से बैसाख कृष्ण द्वितीया तक। महावीर जी का मेला चैत्र शुक्ल एकादशी से बैसाख शुक्ल द्वितीया तक लगता है। अगला, महावीर जी की मूर्ति का रंग कैसा है? तो महावीर जी की मूर्ति का रंग लाल है। दशहरे का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा का प्रसिद्ध है। हरियाली अमावस्या के मेले की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो महाराणा फतेह सिंह के शासनकाल में सन 1899 ईस्वी में हुई थी हरियाली अमावस्या की शुरुआत। हरियाली अमावस्या का मेले की शुरुआत महाराणा फतेह सिंह के शासनकाल में शुरू हुआ था सन 1899 में। हरियाली अमावस्या का मेला कब भरता है? तो ये हरियाली अमावस्या को ही भरता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती
कहाँ से भारत आए थे? तो ईरान से भारत आए थे। ख्वाजा साहब का उत्सव लगता है रजब माह की 1 से 6 तारीख को अजमेर में आयोजित किया जाता है। ये रजब माह जो है मुस्लिम कैलेंडर है एक अलग से, उस कैलेंडर का एक माह का नाम है रजब। आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला कहाँ पर है? वेणेश्वर मेला है आदिवासियों का, जिसे आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं। वेणेश्वर मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो ये डूंगरपुर जिले में माही नदी, माही और जाखम, माही जाखम और सोम, माही जाखम और सोम नदी के संगम पर या त्रिवेणी पर आयोजित होता है। त्रिवेणी है उस जगह पर, 3 नदियाँ आपस में आके मिलती हैं, उस जगह पर वेणेश्वर मेला लगता है। बीकानेर के शासकों का की अधिछत्री माता कौन सी थी? तो कर्णी माता थी। खाटू श्याम जी का मेला आयोजित किया जाता है फागुन के शुक्ल की 10वीं से द्वादशी तक। फागुन शुक्ल 10वीं से द्वादशी तक खाटू श्याम जी का मेला लगता है। बाबा रामदेव जी का मेला कब आयोजित किया जाता है? तो ये भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से एकादशी तक लगता है, यानी कि भाद्र शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक बाबा रामदेव का मेला लगता है। गलियाकोट का उर्स आयोजित होता है, कहाँ आयोजित होता है गलियाकोट का उर्स? तो ये डूंगरपुर जिले के शांगबाड़ा तहसील में, डूंगरपुर जिले के शांगबाड़ा तहसील के गलियाकोट कस्बे में आयोजित होता है। गलियाकोट उर्स किसकी मज़ार पर होता है? तो फ़खरुद्दीन मौला की मज़ार पर आयोजित होता है। नेक्स्ट है, किस मज़ार में, किस मज़ार को मज़ार फ़खरुद्दीन कहा जाता है? मज़ार फ़कीरी कहा जाता है, तो ये फ़खरुद्दीन मौला की मज़ार को कहा जाता है। दाऊदी बोहरा समाज की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर है? तो यही है गलियाकोट। राजस्थान का कौन से लोक देवता तो पंच पीरों में शामिल हैं? तो पंच पीरों में 5 देवता हैं राजस्थान के लोक देवता, वो हैं रामदेव जी, पाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी और गोगा जी। गोगा नवमी कब मनाई जाती है? तो भाद्र कृष्ण नवमी को गोगा नवमी मनाई जाती है। गोगा मेड़ी स्थित है, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है गोगा मेड़ी। तेजा जी का मेला का आयोजन किया जाता है तो पर्वतसर पे किया जाता है, पर्वतसर नागौर जिले के अंदर, परबरसा तहसील में। ऊँटों का लोक देवता के रूप में पूजनीय लोक देवता कौन सा है? पाबू जी हैं। पाबू जी का मुख्य स्थान है पाबू मठ। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो मेड़तिया राठौर वंश में कुर्की गांव में हुआ था। मेड़तिया राठौर वंश में कुर्की गांव के अंदर हुआ था। मीराबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? सिसोदिया वंश में भोजराज के साथ हुआ था। दादू दयाल ने अकबर से कब भेंट की थी? तो सन 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में भेंट की थी, सन 1585 ईस्वी में। विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं जाम्बोजी। विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी हैं। जाम्बोजी का जन्म कहाँ हुआ था? सन 1508 ईस्वी की भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी को पीपासर में हुआ था। पीपासर नागौर जिले में भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी यानी कि जन्माष्टमी के दिन, जिस दिन श्री कृष्ण का जन्म था, जन्माष्टमी के दिन 1508 में पीपासर के अंदर हुआ था। नेक्स्ट है, जसनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ था? कथरियासर बीकानेर में। जसनाथ जी किससे प्रभावित हुए थे? तो गोरखनाथ जी से प्रभावित हुए थे जसनाथ जी। राजस्थान के लोक संत जो स्वयं अशिक्षित होते हुए भी लोगों को शिक्षा का अलग जगाते थे, वो थे श्रद्धानाथ जी। स्वयं अशिक्षित थे और लोगों में शिक्षा की अलग जगाई थी, श्रद्धानाथ जी ने जगाई थी। श्रद्धानाथ जी का संबंध किस स्थान से है? शेखावाटी से है श्रद्धानाथ जी का संबंध। श्रद्धानाथ जी ने देह का त्याग कहाँ पर किया था? तो सीकर जिले की लक्ष्मणगढ़ तहसील में, सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में अपनी देह त्याग की थी। किस संत का आदर्श वाक्य था कि स्वच्छता में ही ईश्वर का निवास होता है? तो ये श्रद्धानंदनाथ जी का ही था। काष्ठ कला के प्रमुख केंद्र कौन सा है? काष्ठ कला का तो वस्सी है, चित्तौड़गढ़ जिले में। वस्सी चित्तौड़गढ़ काष्ठ कला का प्रमुख केंद्र। लकड़ी के बेबाण, कावड़
तथा रंगाई छपाई के टप्पे कहाँ बनाए जाते हैं? तो बस्सी में ही बनाए जाते हैं, चित्तौड़गढ़ के अंदर। लकड़ी के खिलौने और कठपुतलियों के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो वो उदयपुर है। लकड़ी के खिलौने और कठपुतलियों के लिए उदयपुर स्थान प्रसिद्ध है। लकड़ी की मूर्तियों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो मूर्तियों के लिए जेठाना, डूंगरपुर में जेठाना जगह वो प्रसिद्ध है। अगला है, लकड़ी का फर्नीचर कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये शेखावाटी और बीकानेर का प्रसिद्ध है लकड़ी का फर्नीचर। टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो ये मोलेला, नाथद्वारा के अंदर मोलेला नामक स्थान है जो टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। टेराकोटा की वस्तुएं निर्मित की जाती हैं अलवर और बाड़मेर में निर्मित की जाती हैं। नेक्स्ट है, लाख के आभूषण कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो ये जयपुर और जोधपुर के प्रसिद्ध हैं लाख के आभूषण। और नेक्स्ट है ये क्लियर, इसमें दिख नहीं रहा है, स्कैन सही नहीं हुआ है। ये मिर्ज़ा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है मिर्ज़ा कला। इसके साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त हुआ। धन्यवाद। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, आपने हमारा अगर आप चैनल अभी तक लाइक नहीं किया हो, हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो हमारे इस चैनल को एग्ज़ाम पार अब की बार हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, परिवार का हिस्सा बन जाइए और घंटे वाले बटन को भी दबाएं, लाइक और शेयर भी करें दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।